गुड मॉर्निंग एवरीवन। 8th क्लास जियो का सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट जो शुरू में होती है लेसन के, उसके बाद में अभ्यास के प्रश्न कर लिए थे। उसके बाद जो वेरी शॉर्ट है वो इन्हीं में से निकले हैं। तो अब करते हैं शॉर्ट का पहला। देखो, पहला प्रश्न है कि भूमि जनसंख्या के निवास को किस प्रकार प्रभावित करती है, यानी कि भूमि ऊपरी धरातल, पृथ्वी का ऊपरी धरातल जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो भूमि है वो मनुष्य का आवास है, यानी कि जो धरातल है इसके ऊपरी भाग पर हम रहते हैं, मनुष्य यहाँ पर रहता है, ये मनुष्य का आवास है। और परंतु विश्व के सभी भागों में धरातल मानव आवास के अनुकूल नहीं है। पूरे विश्व की बात की जा रही है, सभी जगह एक समान पृथ्वी नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे ये धरातल है, कहीं पर हमें ऊंचे पर्वत मिलते हैं, कहीं पर मेज़ की तरह समतल पठार मिलते हैं, कहीं पर बिल्कुल मैदान मिलते हैं जो कि समुद्र तल के समानांतर होते हैं। अब सबसे अधिक जनसंख्या है वो यहाँ पर मिलती है मैदानों में, उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या मैदानों पर मिलेगी, उसके बाद में पठारों पर, और सबसे कम जनसंख्या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। तो पूरे विश्व का धरातल है वो एक समान नहीं है, मनुष्य निवास के अनुकूल नहीं है। उबड़ खाबड़ भूमि, पर्वत, पठार, इन क्षेत्रों में जनसंख्या है वो कम मिलती है। अब जैसे उबड़ खाबड़ भूमि है, पर्वतों के तीव्र ढाल है, अचानक से पर्वत जो खड़े ढाल होते हैं, उसके बाद में जलाक्रांत होता है कि ऐसी भूमि जहाँ पर जल भरा पड़ा रहे वहाँ पर जनसंख्या, मृतलीय क्षेत्र है, निम्न तापमान वाले क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या कम होती है। इसके विपरीत इसने बताया मैदान है, नदी घाटी, जैसे एक नदी है, ये एक नदी बह रही है, इसके जो दोनों ओर का क्षेत्र है ये नदी घाटी क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर नई मिट्टी का निर्माण होता है और यहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र है वो विस्तृत होता है। दूसरा प्रश्न है भूमि उपयोग से क्या अभिप्राय है। भूमि उपयोग से, भूमि उपयोग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। भूमि उपयोग कि भूमि का उपयोग है वो अनेक कार्यों के लिए किया जाता है। भूमि संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जो मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य जो भूमि का उपयोग अपने रहने के लिए करता है, कृषि, उद्योग या अनेक प्रकार के क्रियाकलापों के लिए मनुष्य भूमि का उपयोग करता है। तब भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों में दो कारक है। एक होते हैं प्राकृतिक कारक, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वालों में प्राकृतिक कारक, और दूसरा है मानवीय कारक। अब प्राकृतिक कारकों में वही चीज़ें आती है जो हमने पहले पढ़ा है, सतलाकृति। सतलाकृति का मतलब होता है किसी भूभाग का ऊंचा नीचा होना, मृदा की मिट्टी की ऊपरी परत कितनी उपजाऊ है, उसके बाद में जलवायु, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, उनकी मात्रा, खनिज, सेल आदि जो कि प्राकृतिक कारक में आता है। दूसरा है मानवीय कारक। मानवीय कारकों में इसमें तो एक ही दिखा रखा है, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों में मानवीय कारक और भौतिक कारक। भौतिक या प्राकृतिक एक ही है, प्राकृतिक या भौतिक एक ही है। मानवीय कारकों में मनुष्य है, मनुष्य भूमि उपयोग में परिवर्तन करता है। मनुष्य एक ऐसा कारक है जिसने कि बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया है या उपजाऊ भूमि को भी बंजर बना दिया है। तो दो कारक है इसमें। तीसरा प्रश्न हमारा है वेरी शॉर्ट का। तीसरा प्रश्न है कि निजी भूमि और सामुदायिक भूमि, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि वो होती है, निजी भूमि वो भूमि होती है जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी भूमि वो होती है जिस पर किसी एक व्यक्ति का या दो या चार व्यक्तियों समूह का अधिकार होता है, वो निजी भूमि के अंतर्गत आती है। इसके विपरीत जो सामुदायिक भूमि है वो एक पूरे समुदाय की, सामुदायिक शब्द है वो समाज से संबंधित है। समाज में अनेक लोग रहते हैं। सामुदायिक भूमि वो भूमि होती है जिस पर कि पूरे समाज का अधिकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे गाँव में कुछ सरकारी भूमि होती है, पंचायत की भूमियाँ होती है, वो एक सामुदायिक भूमि के अंतर्गत आती है। अन्यथा जिसके पास जो भूमि होती है वो एक या दो लोगों की हो सकती है, जो कि निजी के अंतर्गत आती है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है कि आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। भूमि उपयोग पहले बताया कि मनुष्य भूमि का उपयोग अनेक प्रकार से करता है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, भूमि उपयोग में
परिवर्तन। जैसे जैसे युग या समय बीतता जा रहा है, आधुनिक विज्ञान का विस्तार होता जा रहा है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का विस्तार, प्रौद्योगिकी का विस्तार हो जाए, भूमि उपयोग में भी परिवर्तन होता रहा है। जनसंख्या और उसकी मांग लगभग बढ़ती जाती है, जनसंख्या और उसकी मांग है वो बढ़ती जाती है, परंतु भूमि उपयोग की उपलब्धता सीमित है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जैसे कि भारत की जनसंख्या है वो 2011 में है 121.02 करोड़ हो गई, जबकि 2001 में भारत की जनसंख्या है वो 102.8 करोड़ थी। अब ये जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या तो बढ़ गई, लेकिन भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, उतना ही रहता है। भूमि सीमित है, उतना ही रहता है, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो भूमि उपयोग में परिवर्तन हो रहा है। आज लोगों ने जो सामुदायिक भूमि का उपयोग है वो व्यापारिक क्षेत्र बनाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में, यानी कि जो सामुदायिक भूमि थी, पूरे समाज की भूमि थी, उसको औद्योगिक क्षेत्र बना दिया या नगरीय क्षेत्रों में उनको बदल दिया है। लगातार भूमि के उपयोग में परिवर्तन होता रहा है। पांचवा है कि भूमि संसाधन के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। भूमि संसाधन का संरक्षण, भूमि संसाधन का संरक्षण। तो पांचवा प्रश्न है भूमि संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। संरक्षण का अर्थ होता है कि किसी वस्तु का उचित उपयोग करना। इसी प्रकार भूमि प्राकृतिक संसाधन है, इसका भी संरक्षण करना, इसका बचाव करना भी जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के कार्यों के द्वारा लगातार भूमि का अपरदन हो रहा है। भूमि नष्ट नहीं होती, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है, जो उपजाऊ भूमि बंजर बन जाती है। तो बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ती हुई मांगों के कारण वन भूमि और कुल कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। लगातार वनों को काटा जा रहा है, वनों को लोगों के द्वारा काटा जा रहा है। या कृषि योग्य भूमि थी, कृषि योग्य भूमि है, उसका विनाश हो रहा है, वो बंजर होती जा रही है, इसलिए भूमि का संरक्षण है वो जरूरी है। अब संरक्षण के कुछ उपाय हैं। संरक्षण के उपाय कि हमें संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे हम भूमि को बचा सकते हैं, इसकी उपजाऊपन को बनाए रख सकते हैं, इसकी गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। तो एक तो है वन लगाना। वन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वनों से बहुत से फायदे होते हैं। एक तो भूमि बंजर नहीं होती है, दूसरा है कि वृक्षों से वर्षा होती है, जितने अधिक वृक्ष होते हैं उतनी अधिक वर्षा होती है। दूसरा है कि भूमि उद्धार की, जो भूमि बंजर हो गई है, जो भूमि उद्धार क्या होता है, भूमि उद्धार, जो भूमि बंजर हो गई है, उसको अनेक तरीकों से, अनेक जैविक विधियों के द्वारा उसको वापस से उपजाऊपन बनाना। तीसरा इसमें सामुदायिक तीसरा है कि रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि की। जिस भूमि में फसलों का उत्पादन कम होता है वहाँ पर रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के प्रयोग किया जाता है, तो धीरे धीरे उसमें कमी लानी चाहिए ताकि जैविक कृषि की जा सके। और चौथा है कि पशु की अधिक चराई पर रोक। चौथा जो पॉइंट है, पशुओं की चराई पर रोक। अब ऐसा माना जाता है कि इस धरातल पर जब पशु चरते हैं, पशुओं को चराया जाता है, वहाँ पर घूमते हैं, उन खुरों के द्वारा यहाँ की मिट्टी है वो उखड़ जाती है, और जब भी आंधी या तेज़ हवा चलती है, बारिश आती है, तो मिट्टी एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान की ओर चली जाती है, जिस कारण की भूमि का लगातार अपरदन होता जा रहा है। उसके बाद में है 6th क्वेश्चन है हमारा, मृदा किसे कहते हैं। तो भूपृष्ठ जिस पर कि मनुष्य रहता है, भूपृष्ठ के पर दानेदार कणों के आवरण को मृदा कहते हैं। भूपृष्ठ यानी कि पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है, यहाँ पर जो दानेदार मिट्टी के बारीक कण हमें दिखाई देते हैं, इसको हम सम्मिलित रूप से मृदा कहते हैं। और ये भूमि से निकटता से जुड़ी होती है। और स्थल रूप है मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। स्थल रूप आपको पहले बताया, स्थल रूप होता है किसी धरातल का समतल या उबड़ खाबड़ होना, कि जो धरातल है यहाँ पर पर्वत है या पठार है या मैदान है, किस प्रकार का स्थल रूप है वही मृदा को प्रभावित करता है। इसका निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण चट्टानों और खनिजों से होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे कि कोई चट्टान है, ये चट्टान है,
अब क्या होता है कि धीरे धीरे इसका अपर्दन और अपक्षय होता रहता है। अब चट्टान ये बारीक टुकड़ों में टूट जाती है, फिर उसके लगातार और बारीक टुकड़े, जैसे बारीक ये कणों में टूट गई ये चट्टान, अब इसके और बारीक कण हो जाते हैं और जिससे सम्मिलित रूप से हमें मृदा कहते हैं। तो इसका निर्माण है, मृदा का निर्माण है चट्टानों और सेलों के टूटने से होता है। 7वां प्रश्न है कि मृदा के निम्नलिखित लक्षणों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पारगम्यता। 7वें प्रश्न में आपका पहला पॉइंट है पारगम्यता। पार का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना, गम्य का मतलब जाना। पार का मतलब आर पार और गम्य का मतलब होता है जाना। गम्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है। पारगम्यता जनक सेल का रंग की पारगम्यता, जो जनक सेल यानी कि ये चट्टान है, जनक सेल वो होती है कि जिस चट्टान से मृदा का निर्माण होता है वो जनक सेल कहलाती है, जनक सेल। तो पारगम्यता किस पर निर्भर करती है? इस चट्टान पर, किसमें छिद्र है कि नहीं है। अगर छिद्र है तो पानी है, जल है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चला जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। उसके बाद में इसका गठन, रासायनिक गुणधर्म की कौन कौन सी रासायनिक, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कौन कौन सी इसमें गुणधर्म पाए जाते हैं। दूसरा है निर्माण की दर, ये मृदा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद में है निर्माण। निर्माण का मतलब होता है बनना, कि किस गति से मृदा बन रही है। निर्माण का दर है वो जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस। अब बात उसी चट्टान के चारों ओर घूमते हैं, जैसे ये एक जनक सेल है या जनक चट्टान है। यहाँ जलवायु कैसी है, जहाँ पर मिट्टी बन रही है वहाँ जलवायु कैसी है। अगर अत्यधिक गर्म और आर्द्र जलवायु होगी तो इसका अपक्षय है वो जल्दी हो जाता है। अगर शुष्क और शीत जलवायु होगी तो इसका अपक्षय धीरे। अपक्षय का मतलब होता है किसी भी चट्टान का टूटना फूटना। उसके बाद में बात आती है तापमान। तापमान जलवायु के अंतर्गत आ जाता है। वर्षा, अगर लगातार यहाँ पर वर्षा हो रही है तो आसानी से टूटती है और मिट्टी बन जाती है। ह्यूमस, ह्यूमस होता है पेड़ पौधे, ह्यूमस होता है पेड़ पौधों की पत्तियाँ दी है वो ह्यूमस से कहलाता है। उसके बाद में मृदा का संचय। मृदा का संचय, संचय का मतलब होता है इकट्ठा। ऊंचावच, तुंगता और ढाल। ऊंचावच का मतलब अर्थ होता है जैसे ये एक हमारा धरातल है। बात वहीं पर आती है कि धरातल का स्वरूप कैसा है, सतलाकृति या ऊंचावच। ये की बात होती है एक स्थान का ऊंचा और एक स्थान का नीचा होना है, ऊंचावच कहलाता है। ढाल, ढाल में मिट्टी को प्रभावित करता है, जैसे कि यहाँ पर मिट्टी ढाल पर है, बारीक मिट्टी बनती है क्योंकि वर्षा हवा के साथ नीचे की ओर चली जाती है, जबकि धरातल पर है वो एक उत्तम किस्म की मिट्टी का निर्माण होता है। ह्यूमस निर्माण की दर। ह्यूमस होता है पेड़ पौधों की या जीव जंतुओं गले सड़े अंश है ह्यूमस। ह्यूमस होते हैं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के गले सड़े अंश है, उसको ह्यूमस कहते हैं। और अगर ये मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी में उपजाऊपन बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार आपने देखा भी मिट्टी को उपजाऊपन बढ़ाने के लिए जो जैविक खाद डाली जाती है वो जैविक खाद इन्हीं से बनती है। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई की जहाँ पर हम कोई भूमि का उपयोग कर रहे हैं उस मिट्टी की मोटाई कितनी है। जिस मिट्टी की मोटाई जितनी अधिक होती है उत्तम किस्म की मिट्टी होती है, क्योंकि आसानी से उसका अपर्दन नहीं हो पाता है। तो आपको वेरी शॉर्ट के साथ क्वेश्चन करने हैं शुरू के, वेरी शॉर्ट सारे करने हैं, शॉर्ट के साथ करने हैं। क्यों